नमस्कार। राजस्व लेखपाल 2020 के संभावित परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी के 500 प्रश्नों की एक बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पूर्व में हम लोग 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज यह तीसरी कक्षा होगी और हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरुआत करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। प्रश्न संख्या 51 से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 51 में क्या है। इससे पूर्व में हम लोग 50 प्रश्नों को देखे। तो अब पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। देखिए, इसकी व्याख्या जब हम लोग देखेंगे तो व्याख्या देखने से पूर्व में मैं आपसे यह कहूँगा कि पूर्व की भांति आपके पास इतना समय रहेगा कि आप प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके विकल्पों को देखने के बाद उसमें आप क्या करेंगे कि आंसर भी साथ साथ देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, और ये चर्चा हम लोगों की आगे बढ़ती रहेगी। स्वमूल्यांकन का यह सबसे बेहतरीन उदाहरण है और कदाचित सबसे बेहतरीन साधन भी है। तो शुरू करते हैं हम लोग कि इसका उत्तर बी होगा। बी कैसे होगा? तो हम लोग देखते हैं कि पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कैसे है? तो इसका विग्रह झड़ते हैं, जिसमें पत्ते अर्थात विशेष ऋतु में पत्ते गिरते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास है। दूसरा, अब बहुब्रीहि समास को समझने के लिए इसके उदाहरण को हमें समझना होगा कि समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, यानी समास के दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हो या किसी अन्य पद की बात करें, तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। या जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर के कोई अन्य पद, थोड़ा सा इसको सामासिक भाषा में हम लोग समझे, व्याकरणीय भाषा में, कि कोई भी पद न तो पूर्व पद प्रधान हो न तो उत्तर पद प्रधान हो, और दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। देखिए, समास को व्यापक रूप से समझने के लिए जो पेड कोर्स हम लोगों का संचालित है डिकोड एग्जाम की तरफ से, उसमें हम लोगों ने काफ़ी बृहद तरीके से इसको डिजाइन किया है और इसके पेड वीडियो लेक्चर में वो आपको काफ़ी विस्तार से मिलेगा। इसको थोड़ा सा और आसान हम लोग कर लेते हैं। जैसे जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, वही बात है
जिस समस्त पद में यानी जिस समासिक पद में दोनों पद हों और कोई पद प्रधान न हो, न तो पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करे, यानी कोई तीसरा अन्यर्थ पद वहां पर प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी यहाँ नीला और कंठ दोनों पद प्रधान न होकर के यहाँ अर्थात निकल रहा है, अर्थ दूसरी तरफ जा रहा है, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास में अंतर क्या होता है। तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में सबसे बड़ा अंतर यह, अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि होगा। तो बहुब्रीहि समास में जहां दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वही तत्पुरुष में प्रथम पद क्या होता है कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे, और जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद मिलकर के दोनों किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ये बड़ा अंतर है। तत्पुरुष समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जबकि यह क्या करता है, बहुब्रीहि समास की प्रथम और दोनों पद मिलकर के, प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर के क्या करता है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे कर्मधारय तत्पुरुष की बात कर लें कि पीत है, पीतांबर। अब यहां पर पीतांबर का अर्थ हो गया पीला कपड़ा, यानी कि अंबर जो है कैसा है, पीला है। अब इसी को बहुब्रीहि समास में हमें यदि कहना हो तो वहां हम कहेंगे पीला है अंबर जिसका, यानी भगवान विष्णु। कपड़े की विशेषता, कपड़ा अंबर, ये दूसरा पद है, इसको ऐसे समझा जाए कि यहां पीतांबर यहां लिखा गया और इसका विग्रह क्या होगा, पीत धन अंबर, इसको हम लोग कर लेते हैं। और पीत धन अंबर किए तो अंबर का अर्थ हो गया कपड़ा और पीत का अर्थ हो गया पीला, यानी कि ये कपड़े की विशेषता क्या है, तो कपड़ा पीला है। अब जैसे ही ये प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है तो यहां पर क्या होगा कि यह तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन इसी को यदि पीतांबर को लिख दिया जाए, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीतांबर धारण करने वाला, पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है, भगवान विष्णु। तो यहां पर ये दोनों पद मिलकर के, दोनों समस्त पद मिलकर के क्या करते हैं, किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं, वहां बहुब्रीहि होगा। और जिसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताए वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य का क्रियाभेद विकल्पों से चुनिए। अब क्रियाभेद यहां चुनना है। हम मैच जीत चुके हैं, मैच को हम जीत चुके हैं। अब चुके हैं के आधार पर यदि क्रियाभेद की बात की जाए तो यहां काल की जब हम बात करते हैं, काल को, तो काल की बात में क्या, काल में क्या आता है कि भूतकाल, वर्तमान काल और क्या आता है, भविष्यत काल। अब चूंकि यहां पर जब हम इन तीन कालों पर आगे चर्चा करेंगे, अब बात आती है कि हम मैच जीत चुके हैं। सामान्य तौर पर तो यह भूतकाल ही है, लेकिन कौन सा भूत है, आसन्न भूत है कि हेतुमत भूत है कि पूर्ण भूत है या सामान्य भूत है, यह कौन सा भूत है। तो अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग चर्चा के दृष्टिकोण से इसकी व्यापक व्याख्या देखेंगे। ये मूलतः सामान्य भूत है और सामान्य भूत की परिभाषा क्या होती है कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, यानी क्रिया कब हुई, क्रिया हो गई तो हो गई, यह सामान्य भूत में आता है। लेकिन विशेष समय का ज्ञान जब न हो तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम करने के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। भूतकाल के भेद हैं कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत और हेतुमत भूत। ये 6 भूतकाल के भेद हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कादंबरी किसकी रचना है, तो कादंबरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह महाकवि बाणभट्ट की रचना है, जिसमें कि कई जन्मों की कथा आती है। एक जन्म, कादंबरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर के चंद्रापीड़ और वैशंपायन से के साथ ये 3 जन्मों से संबद्ध है। तो कादंबरी जो है
महाकवि बाणभट्ट की रचना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। अब पुरुषोत्तम में हम बात करते हैं पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम की बात करते हैं। अब जैसे ही पुरुषों में उत्तम की बात होगी तो कौन सा आएगा, पुरुषों में उत्तम। अब यहां पर ध्यान से यदि देखा जाए तो व्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे तो इसका उत्तर आएगा डी। यदि पुरुषों में उत्तम अर्थात वहां पर यदि बहुब्रीहि समास होता तो हमारे सामने एक समस्या हो जाती। समस्या क्या हो जाती, समस्या यह हो जाती कि यह पुरुषोत्तम का अर्थ यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम भगवान राम को भी कहा जाता है, तो समस्या हो जाती क्योंकि ये पुरुषों में उत्तम दोनों मिलकर के किसी तीसरे के ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। कैसे कि जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसा कि हम लोग पहले ही बात किए थे। ठीक, तत्पुरुष समास के और भी उदाहरण है। मूर्ति को बनाने वाला यानी मूर्तिकार, काल को जीतने वाला यानी कि कालजयी। अब बात आती है कि इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की में आदि का लोप होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। ठीक, तो ये सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे ही मैं घर से निकला, एक वाक्य, बड़ी जोर से आंधी आ गई का संयुक्त वाक्य क्या होगा। सीधा सा प्रश्न है कि जैसे ही मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई। दो कथन है, दो वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य करना है। अब इसको मिलाना है। अब देखिए, पहला है जब मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई। मैं घर से निकला और बड़ी जोर से आंधी आ गई। ज्यों ही घर से निकला त्यों ही बड़ी जोर से आंधी आ गई। मेरे घर से निकलते ही बड़ी जोर से आंधी आई। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर होगा बी। क्यों बी होगा, क्योंकि मैं घर से निकला और बड़ी जोर से आंधी आई। यह संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो सरल या मिश्र वाक्य होते हैं और ये वाक्य परस्पर योजक या अव्यय से जुड़े रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। सीमांत पकौड़े खा रहा है। अब रेखांकित वाक्यों में क्रिया का भेद बताइए। यहां खा रहा है, इसका भेद पूछ रहा है। कौन सा है, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है। तो निश्चित रूप से जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा वह सकर्मक होगा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहां क्रिया अकर्मक कहलाती है और फल जब कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित पद का कारक बताइए। अब यहां पर से की बात पूछ रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। यहां जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है से, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो निश्चित रूप से गंगा हिमालय से निकलती है, तो अब हिमालय से अलगाव की बात हो रही है। गंगा का संबंध हिमालय से है प्रथम दृष्टया, तो यहां संबंध कारक आप जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी सूक्ष्मता से पड़ताल करिए तो यहां हिमालय से क्या हो रहा है, गंगा का निकास हो रहा है। तो यहां हिमालय से अलगाव की बात हो रही है। तो अब क्या उत्तर हमारा होना चाहिए, सी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए, आंखों के सामने। अब आंखों के सामने जो ये शब्द, ये रेखांकित शब्द लिखे गए हैं, इसका एक शब्द पूछ रहा है कि आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष या सर्वज्ञ, आगे या सामने। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रत्यक्ष। व्याख्या देख लेते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जब बात आती है तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको अन्यमनस्क कहते हैं। पूर्व की बात को पुनः कहना पुनरुक्ति की बात होती है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्यता कहलाती है। और गोद में सोने वाला यानी अंकशाई। इसी तरीके से और भी वाक्य हैं जो हमारे
आपको पेड लेक्चर के पीडीएफ में मिल जाएंगे हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। मेहनत करो फेल हो जाओगे, रिक्त स्थान है बीच में, तो यहां निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता होगा। मेहनत करो और फेल हो जाओगे, ये तो सर्वथा अनुचित है भाई कि मेहनत भी करेगा आदमी और फेल भी हो जाएगा, ये तो गलत बात है। मेहनत करो अथवा फेल हो जाओगे, अथवा हो नहीं सकता, तो यहां सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विपरीत परिणाम की आशंका हेतु अन्यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः प्रयुक्त वाक्य में अन्यथा शब्द प्रयुक्त होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। अब यहाँ पर अर्थ की दृष्टि की बात हो रही है, तो वाक्य की बनावट देख ले, वाक्य की रचना हम लोग देख लेंगे कि बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। माताजी कल बाजार से सामान लाएगी, उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। इसमें सही आंसर हम लोगों को ढूंढना है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें सही है। आंसर की प्रतीक्षा में हम हैं भाई आपके। और स्व मूल्यांकन का अर्थ यह होता है कि आपने इस 25 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका रोज का मार्क्स कितना होता है, यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे तो आपके लिए भी बढ़िया होगा, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, अब इसकी जो व्याख्या हम लोग देखते हैं, तो व्याख्या होता है बी कि दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भाई दर्शनीय का मतलब ही हो गया देखने योग्य, तो बनारस में देखने योग्य दर्शनीय स्थल, तो यहाँ देखने योग्य तो अनुचित हो गया ना, वहां पर उसका देखने योग्य का प्रयोग ही अनुचित हो गया। ठीक है, तो इसके बाद लाएगी के स्थान पर चूंकि मां बड़ी है और मां के लिए लाएंगी, यानी यहां पर लाएगी की जगह यदि अनुस्वार लगा करके, कभी कभी जब हम अपने से बड़ों की बात करते हैं, अपने से बुजुर्गों के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का जब चयन करते हैं, तो वहां पर हम आदर सूचक शब्दों में कभी कभी बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं या आप आ रहे हो, दो चीजें हैं। आप यहां लगाए हैं तो रहे हैं, तो वहां पर बहुवचन, क्रिया में बहुवचन हो रहा है। तो इस तरीके से हमें बहुवचन का प्रयोग, आदर सूचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसे ही विशेषण ठंडा का प्रयोग फ्रिज के लिए नहीं होता, बल्कि ठंडा का प्रयोग किसके लिए होता है? पानी के लिए प्रयुक्त होता है, फ्रिज के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो ऋण मुक्त में ऋण से मुक्ति की बात हो रही है, तो जैसे ही मुक्त या अलगाव की बात होती है, मुक्त होने की बात होती है, अलगाव होने की बात होती है, तो वहां कौन सा कारक होता है? हमारा अपादान कारक होता है। तो ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कौन सा है? कमल नयन है, यथासंभव, चतुर्भुज या करुणापूर्ण। देखिए, हम कुछ देर जो रुक रहे हैं वो केवल इसलिए कि आप प्रश्न को देख करके विकल्पों को समझ लें और उसके बाद आपका उत्तर आ जाए तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बड़ी चीज ये है कि यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, और कमल नयन में कर्मधारय समास है, और चतुर्भुज में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, और करुणापूर्ण में तत्पुरुष समास बनता है। अव्ययी भाव समास क्या है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अथवा यानी पूर्व पद अव्यय हो अथवा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और प्रथम पद के साथ मिल जाने पर ही समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। जैसे ही प्रथम पद के, अव्यय का मतलब जिसका व्यय न हो सके या जिसमें विकार न हो, जिसमें किसी तरीके का परिवर्तन न हो, वो अव्यय कहलाता है। इसी तरह से जिसका पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, और पूर्व पद के साथ जब समस्त पद मिलता है यानी उत्तर पद भी मिलता है, और ये समस्त पद ही अव्यय जब बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से कुछ अन्य पदों को भी हम लोग देख लेंगे। यथास्थान, जो स्थान निर्धारित है, प्रत्युपकार, उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार, प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, या यावत जीवन, जब तक जीवन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख जीवन में अवश्यंभावी होता है। ठीक है, अच्छी बात है।
किंतु मौका मिलते ही इच्छा है कि जी भरकर जीवन का मजा लिया जाए। दुख जीवन में अवश्यंभावी होता है, किंतु मौका मिलते ही इच्छा है कि जी भरकर जीवन का मजा लिया जाए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य वाच्य को समझने के लिए और इसके उत्तर को देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि उत्तर ए होगा, क्योंकि दुख जीवन में वो संभावी है किंतु मौका मिलते ही इच्छा है, यह भाव प्रकट हो रहा है। और वाक्य में दुख एक भाव है, और चूंकि वाक्य में जब भाव की प्रधानता है तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा, भाव की प्रधानता है। अब भाववाच्य को जब हम लोग समझते हैं तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार ही होते हैं। किसमें? भाववाच्य की बात यहां हो रही है, लेकिन क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होंगे? कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। यह भाववाच्य को समझने के लिए, जैसे मोहन से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य के उदाहरण हुए। टिप्पणी इस पर की गई है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में होती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होगी, लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया होती है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसकी थोड़ी सी और व्याख्या यहां पर स्पष्ट की गई है। ठीक है, इस व्याख्या को हम लोग देख लेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है? बच्चे नहीं दौड़ते, यहाँ कर्तृवाच्य सीधे सीधे कि बच्चे नहीं दौड़ते, यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, लेकिन बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, यह भाववाच्य है, यहाँ यह भाव प्रधान है। ठीक, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मिठास, गंगा, हिमालय और पर्वत। तो अब देखेंगे कि यहाँ मिठास जो है ये बेसिकली एक गुण है, गंगा यह व्यक्ति का सूचक है, लेकिन पर्वत की जब हम बात करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है? डी। और पर्वत शब्द से किसी व्यक्ति की बात नहीं होती है, बल्कि पर्वत को जैसे ही कहा जाता है तो कोई भी पर्वत हो सकता है, पर्वत का एक समूह ही है, तो यहाँ पर एक जाति की ही बात हो जाती है। और पर्वत शब्द जो है एक जाति को संप्रेषित करता है और जाति का प्रतिनिधित्व करता है, अतः हमारा सही आंसर डी होगा। और भी उदाहरण है, गाय, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और इसके अंतर्गत कई स्थितियां हो सकती हैं, जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम, इसी तरीके से पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये किसमें आ जाएंगे? यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया एक वाक्य है, इसमें विशेषण क्या है? विशेषण बताइए। संख्यावाचक है, परिमाण बोधक है, गुणवाचक है, या सर्वनामिक विशेषण है? अब आगे इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो सब कुछ समाप्त हो गया में ए यानी कि संख्यावाचक विशेषण है कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया, यहाँ संख्या की बात हो रही है, तो यह संख्यावाचक विशेषण होगा। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे हम किस रूप में समझते हैं? संख्यावाचक विशेषण के रूप में उसे हम समझते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के भेद बताए गए हैं, तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जहां संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाचक होगा, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का अनिश्चितता का पता चले, जिस रूप में जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात न हो, वह किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, युधिष्ठिर में संधि विच्छेद है। अब युधिष्ठिर की एक थोड़ी छोटी सी परिभाषा मैं आपको देना चाहूंगा, जिससे कि आप इसका सही आंसर समझने में आपको आसानी होगी। युद्ध में स्थिर रहने वाला को युधिष्ठिर कहा जाता है। तो इसमें दो शब्द आपको मिल रहे हैं, युद्ध और स्थिर। तो जाहिर सी बात है कि यह तो होगा नहीं,
ये भी नहीं होगा, और स्थिर यहां लिखा है ये नहीं होगा। तो क्या ये सही है? युधि धन स्थिर। अब इसको हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। तो यहां पर जो उत्तर है वो ए है और युधि धन स्थिर होगा। और इसमें क्या है? व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है? स का कि त या थ, तो त का ट हो जाएगा और थ का ठ हो जाएगा। इसी तरीके से इस धन इष्ट होता है, निकृष्ट धन त निकृष्ट होता है, और उपयुक्त दोनों नियमों के संयुक्त उदाहरण हैं युधि धन स्थिर यानी युधिष्ठिर, प्रतिधन स्थित प्रतिष्ठित, प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठान। तो ये एक उदाहरण है, और ये संधि विच्छेद में हम लोग व्यंजन संधि की कक्षा में काफी विस्तार से इसको समझे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, यह कौन सा वाक्य है? लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया यानी कि लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद मारा गया। भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, या कोई नहीं? क्या होगा? अभी हम लोग पहले ही इस पर चर्चा किए थे। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसकी व्याख्या देखेंगे। सही आंसर इसका बी है। बी इसलिए कि लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया या लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद मारा गया। तो जैसे ही के द्वारा या से आता है तो यहां पर यह कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्मवाच्य है क्योंकि यहां कर्म प्रधान है। इसी तरीके से क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम लोग कर्मवाच्य के रूप में समझते हैं। और इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर के किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। कुछ और उदाहरण हम लोग देखेंगे। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। यदि यहां समझ में ना आ रहा हो तो लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद मारा गया, जैसे ही इसको उलट करके हम लोग पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे या इसको उलट करके पढ़ेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 52, 33 और 48। यहाँ कुल वर्ण लिपियों की बात कर रहा है कि वर्णमाला में या लिपियों में यदि वर्णों की संख्या पूछी जाए हिंदी में तो कितनी होंगी? 44, 52, 33 या 48। तो एक चीज हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण हैं। कैसे? कि इसमें स्वर तो 11 हो जाते हैं और व्यंजन कितने हमारे हो गए? व्यंजन को हम लोग जोड़ लें और व्यंजन के बाद ये वर्गीय व्यंजन हो गए प तक, अंतस्थ हो गए, संयुक्त हो गए, और ये उष्म व्यंजन के साथ साथ उत्क्षिप्त व्यंजन भी आते हैं। और इनको जब हम जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आएगी? 52, 52 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की सभा, राज्यसभा, यह कौन सा समास है? अब बात देखिए यहां पर आगे। राजा की सभा, राज्यसभा, बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा नहीं। बहुब्रीहि समास किस लिए नहीं होगा? क्योंकि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व समास होगा? तो सही आंसर इसका है तत्पुरुष समास होगा। क्यों तत्पुरुष समास होगा? कि यहां एक तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, और प्रथम पद क्या करता है? उत्तर पद की विशेषता बताता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीच की विभक्ति का लोप होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तपोधन शब्द जिस संधि नियम से बना है उसी नियम से बना, इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है? अब तपोधन जिस संधि के नियमों से बना है उस संधि के नियमों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो अब हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि यशोधन, मनोयोग, तपोवन और गोधन, इसमें से कौन सा शब्द है जो इस संधि के नियम के अनुसार नहीं बना है? तो थोड़ा सा अब इस पर हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो सही आंसर है सी, क्योंकि यशोधन, मनोयोग और तपोवन विसर्ग संधि है,
यहां पर अ और विसर्ग का ओ हो रहा है, लेकिन गोधन जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। विसर्ग संधि की बात क्या है? विसर्ग संधि की परिभाषा यह है कि जहां विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए वहां पर हम लोग विसर्ग संधि की बात करते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मनः धन वेग, मनोवेग, मनः धन अभिलाषा, मनोभिलाषा, मनः धन अनुभूति, मनोभूति, पया धन निधि, पयोनिधि। लेकिन गोधन के विषय में ऐसा कुछ नहीं है, गोधन के विषय में ऐसा कुछ नहीं है, अतः गोधन इससे अलग होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। पद्मावत किसमें रची गई है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या खड़ी बोली में? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो रचना रची गई है यह अवधी भाषा में लिखी गई है। और जैसी भक्ति काल के निर्गुण शाखा की, प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि थे और इन्होंने पद्मावत की रचना की। कुछ अन्य कवियों के भी नाम है रचनाकार, हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक, मुल्ला दाऊद द्वारा चंदायन रचा गया, जैसी ने पद्मावत की रचना की, कुतुबन ने मृगावती की, उस्मान ने चित्रावली की, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, मंझन ने मधुमालती की रचना की। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रचनाकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? कांतार, सुरभोग, विपिन या कानन? अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अरण्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सुरभोग का अर्थ होता है अमृत, जबकि अरण्य का पर्यायवाची क्या है? विपिन, कानन अरण्य के पर्यायवाची इसलिए कि अरण्य को भी हम लोग वन के रूप में या जंगल के रूप में समझते हैं, तो कानन भी वही हो गया, अरण्य भी वही हो गया। और एक शब्द हमारा था विपिन, लिखते हैं पंचवटी के प्रसंग में मैथिली शरण गुप्त, यदि आपको याद होगा कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राज्य भोग्य सा योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। लक्ष्मण जी के बारे में यह प्रसंग इन्होंने लिखा है। तो विपिन का भी अर्थ होता है अरण्य ही होता है, जंगल होता है। अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जैसे लक्ष्मी का, लक्ष्मण का, रोगी का, रावण का और राम का, तो ये अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी व्याख्या के साथ। क्षणिक का विलोम शब्द होगा, विलोम का उल्टा होता, विलोम शब्द की परिभाषा ही हम लोग पढ़ते हैं, विलोम शब्द का अर्थ ही होता है कि उल्टा होना। तो अ लगा करके हम लोग इसको अक्षणिक नहीं कह सकते, दुर्गम ये होगा नहीं, क्योंकि दुर्गम सुगम का है। विक्षणिक ये भी नहीं हो सकता। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भंगुर, अभी है, एक सेकंड के बाद, एक क्षण के बाद नहीं होगा। उसका जो अस्तित्व, किसी भी वस्तु का अस्तित्व यदि क्षणिक है तो एक क्षण का है, लेकिन इसका जब एक क्षण का अस्तित्व है तो इसका जब हम विलोम ढूंढेंगे तो विलोम क्या होगा कि जो चिरंतन हो, यानी जो शाश्वत हो, वह होगा क्षणिक का विलोम। क्या होगा यहाँ पर? शाश्वत होगा। आंसर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ और विलोम शब्दों को इस तरीके से देख लें, छादन का प्रकाशन, छा का धूप, छंदबद्ध छंदहीन, चौर अचौर, चोर साह साधु, च्युत का संयुत या अच्युत। तो इस तरीके से अन्य विलोम शब्द भी हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष और सघोष की बात हो रही है। यहाँ पर घोष और अघोष की बात हो रही है कि कौन सा वर्ण घोष है, प, ट, द और फ। तो घोष और अघोष के विषय में एक फार्मूला है, उसको हम लोग इस पर समझेंगे। कैसे? पहले घोष के बारे में जान लें कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उनको हम लोग घोष वर्ण कहते हैं और उनसे नाद उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन घोष और अघोष होते हैं। तो एक फार्मूला है कि वर्णों के अंतिम 3 वर्ण और चारों अंतस्थ य, र, ल, व तथा ह घोष हैं, यानी कि वर्णों के अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्गीय व्यंजन के अंतिम 3 वर्ण यानी क ख घोष नहीं होंगे। क ख क्या होंगे? ये अघोष होंगे। लेकिन ग घ अंग से लेकर के
वर्गीय व्यंजन का सीधा सा मतलब होता है क, च, ट, त और प। ये जो कचट तप की परिभाषा है, तो कचट तप, इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन वर्गीय व्यंजन का अंतिम तीन वर्ण, तीनों वर्गीय व्यंजन का, इन सभी पांचों वर्गीय व्यंजन के अंतिम तीन वर्ण के साथ अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से? यर, ल, व, और इनके साथ एक और कौन सा जुड़ जाएगा? ह जुड़ जाएगा। ये घोष में आ जाएंगे। और इन वर्गीय व्यंजन का प्रथम और द्वितीय के साथ सकार, तीनों सकार किस में आ जाएंगे? अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न जो है रस से पूछ रहा है, और रस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो भाव हमको समझ में आते हैं। एक तो स्थायी भाव और दूसरा संचारी भाव। दूसरा होता है संचारी भाव, यानी ये ऐसे भाव हैं जो लगातार संचरण करते हैं। स्थायी भाव जो हमारे मन में आकर के स्थायी हो जाते हैं, इनको स्थायी भाव कहते हैं। और प्रत्येक रस का कुछ न कुछ स्थायी भाव होता है। लेकिन संचारी भाव की हम लोग बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या कुल मिलाकर के 33 बताई है। अतः यहाँ संचरण करने वाले भाव को हम संचारी भाव कहेंगे। ठीक, ये इसकी व्याख्या है। 33 संचारी भाव जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, वृत्ति, वृणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औसुत, नित्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभिहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क, ये संचारी भाव हैं। ये 33 संचारी भाव भरत मुनि ने बताए हैं। ठीक, तो इस तरीके से 25 प्रश्नों की आज की श्रृंखला हम लोगों की समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।